नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। संसद के शीतकालीन सत्र का 11वां दिन आज। संसद में उठ सकता है प्रदूषण का मुद्दा, वोट चोरी, एसआईआर और तमाम मुद्दों पर हो सकती है बात। आज से विदेश दौरे पर पीएम मोदी, जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की करेंगे यात्रा। 18 दिसंबर तक चलेगा ये दौरा। आज से जर्मनी के दौरे पर राहुल गांधी, जर्मन सरकार के मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। भारतीय प्रवासी समुदायों से करेंगे बातचीत। 20 दिसंबर को होगी वापसी। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नवीन का आज बीजेपी मुख्यालय में होगा भव्य स्वागत। दोपहर 12 बजे संभालेंगे कार्यभार। पीएम मोदी को कहा धन्यवाद। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई प्रदूषित, गैस चैम्बर बनी राजधानी। एनसीआर में भी बिगड़े हालात, कई इलाकों में 500 पार पहुंचा AQI। पहलगाम आतंकी हमला मामला, 26 पर्यटकों की जान जाने के मामले में एनआईए आज दाखिल करेगी चार्जशीट। जांच में हुए कई बड़े खुलासे। केंद्र की राज्यों से अपील, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में SC, ST और महिला अफसरों को प्राथमिकता दे सरकार। हाइब्रिड मोड में अदालत में पेश हो सकते हैं वकील। वायु प्रदूषण को देखते हुए CGI ने दी सलाह, कहा हालात बहुत खराब है, कोर्ट आने की जरूरत नहीं। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा हमारा राज्य अहंकार के आगे नहीं झुकेगा। संघ के सारे लोग भी आ जाए तो भी तमिलनाडु में DMK की ही जीत होगी। बीजेपी अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान, कहा जेपी नड्डा जब अध्यक्ष बने तो कौन सा चुनाव हुआ था, बीजेपी में कभी चुनाव हुआ है क्या। वीजा आवेदकों के लिए सख्त हुआ अमेरिका। H1B, H4 वीजा आवेदकों की आज से होगी कड़ी जांच। सोशल मीडिया भी जाएगा खंगाला। यूक्रेन रूस युद्ध खत्म करने की नई कोशिश, जेलेंस्की ने नाटो में शामिल होने की छोड़ी जिद। बर्लिन में सुरक्षा गारंटी पर बातचीत हुई शुरू। सिडनी के बीच पर हमले के बाद भड़के नेतन्याहू, ऑस्ट्रेलियाई सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, कहा आपने ही यहूदी विरोधी आग को भड़काया। बांग्लादेश ने शेख हसीना के बयानों पर भारतीय राजदूत को किया तलब, प्रत्यार्पण की दोहराई मांग। शेख हसीना पर भड़काऊ भाषण देने के लगे है आरोप। गिरती जनसंख्या से चिंता में चीन, अब गर्भ निरोधक उत्पादों पर लगाएगा टैक्स। लगातार गिरती जा रही है चीन की जनसंख्या। AI बना एयरटेल का ग्रोथ इंजन, कैपेक्स और ऑपेक्स दोनों पर दिखा फायदा। KYC संबंधी धोखाधड़ी रोकने में कर रहा मदद। उद्यम से एग्रो फूड्स में हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में रिलायंस। टाटा MTR से करेगा मुकाबला। 668 करोड़ है उद्यम की वैल्यू। RBI ने बैंकों को दी MSME लोन पर बड़ी सलाह, कहा किसी बाहरी मानक से जोड़े लोन, अब ब्याज दरें होंगी पारदर्शी। लाल निशान में खुले सेंसेक्स निफ्टी, शुरुआती कारोबार में US डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर। सिंगापुर सरकार का बड़ा फैसला, कहा प्रवासी कामगारों के जीवन स्तर में होगा सुधार, मिलेंगी कई सुविधाएं। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो, ओ देश मेरे। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं। हाल ही में अजीत पवार ने नागपुर में RSS के संस्थापक हेडगेवार के स्मारक का दौरा रद्द कर दिया, जिससे राज्य की सियासत में तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सत्ताधारी गठबंधन के दूसरे नेता जहां हेडगेवार को श्रद्धांजलि के स्मारक पहुंचे, तो वहीं अजीत पवार और उनके NCP के नेता इस कार्यक्रम से दूर रहे। NCP के प्रवक्ता आनंद परांजपे ने पार्टी की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि NCP राज्य के विकास के लिए महायुति में शामिल हुई है, लेकिन उनकी विचारधारा शाहू, फुले और अंबेडकर के प्रगतिशील विचारों पर आधारित है, पवार सिद्धांतों पर कायम है। ये रुख दर्शाता है कि गठबंधन में रहने के बावजूद NCP अपनी वैचारिक पहचान को RSS की विचारधारा के साथ घुलने नहीं देना चाहती। हाल ही में शरद पवार की जन्मदिन की पार्टी में अजीत पवार की मौजूदगी ने भी राजनीतिक अटकलों को हवा दे दी थी।
कि क्या पवार परिवार फिर से एकजुट हो रहा है। इसके अलावा निकाय चुनावों में भाजपा शिंदे गठबंधन के बावजूद अजीत पवार गुट ने कुछ स्थानों पर शरद पवार गुट का समर्थन किया है, जो इस दावे को और बल देता है कि महायुति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब अजीत पवार आगे क्या करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। केरल में स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है, तो बीजेपी के लिए ये चुनाव बड़ा झटका साबित हुआ। वहीं वाम दलों के गठबंधन एलडीएफ को भी बड़ी हार मिली है, जिसका असर भी अब दिखाई देने लगा है। नतीजों की घोषणा के बाद अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। उत्तरी जिलों में हिंसक झड़पों की खबर आई है। बताया जा रहा है कि कोझिकोड के एरामला में कांग्रेस कार्यालय इंदिरा गांधी भवन पर माकपा कार्यकर्ताओं ने हमला किया। पुलिस ने बताया कि करीब 200 लोग हथियार लेकर कांग्रेस दफ्तर की ओर बढ़े और इमारत में जमकर तोड़फोड़ की, जिससे लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा भी क्षतिग्रस्त हुई। वहीं कोझिकोड के मराड इलाके में यूडीएफ की जीत के जुलूस पर पथराव की घटना सामने आई है, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इसके अलावा कन्नूर के पनूर में भी सीपीएम कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी करने और मुस्लिम लीग कार्यालय को निशाना बनाने का आरोप है, जिसके बाद इन इलाकों में भारी तनाव दिखाई दे रहा है। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने बताया कि लगभग सभी प्रमुख दलों सीपीएम, बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कई आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और हालात अब काबू में है। आप जानते हैं कि राज्य में 6 नगर निगमों, 14 जिला पंचायतों, 87 नगर पालिकाओं, 152 ब्लॉक पंचायतों और 951 ग्राम पंचायतों में चुनाव हुए थे, जिनमें यूडीएफ को 4 नगर निगमों कोल्लम, कोच्चि, त्रिशूर और कन्नूर में जीत मिली है। एलडीएफ को महज 1 नगर निगम, 7 जिला पंचायतों, 28 नगर पालिकाओं, 63 ब्लॉक पंचायतों और 340 ग्राम पंचायतों में जीत मिली, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 1 नगर निगम, 2 नगर पालिकाओं और 26 ग्राम पंचायतों में जीत दर्ज की है। ये नतीजे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। इसे चुनाव के सेमीफाइनल में पार्टियों का रिपोर्ट कार्ड माना जा रहा है, जिनमें कांग्रेस की गांव-गांव में पकड़ मजबूत होती दिखाई दे रही है, तो वाम दलों का जादू कम होता नजर आया और बीजेपी के खिलाफ लोगों की नाराजगी भी साफ दिखाई दी। ऐसे में राज्य में भड़की ये हिंसा अब इन दलों की बौखलाहट के रूप में देखी जा रही है। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक एनएसए के तहत जेल में बंद है, लेकिन अब उनको बड़ी राहत मिली है। संसद की स्थायी समिति ने वांगचुक के संस्थान के कामकाज की तारीफ करते हुए उसे यूजीसी की तरफ से मान्यता देने की बात कही है। समिति का ये कदम सोनम की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि तमाम बीजेपी नेताओं ने सोनम के एनजीओ हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स यानी HIAL पर सवाल उठाए थे, फंडिंग के आरोप लगाए थे। और अब जिस समिति ने वांगचुक के संस्थान के कामकाज की तारीफ की, इस कमेटी में बीजेपी सांसद संबित पात्रा, रविशंकर प्रसाद और बांसुरी स्वराज बतौर सदस्य शामिल है। इसलिए इसे सोनम वांगचुक के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इस समिति के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह हैं। रिपोर्ट में यूजीसी की तरफ से HIAL को अब तक मान्यता न दिए जाने पर चिंता भी जताई गई। जानकारी के मुताबिक समिति ने कहा है कि HIAL बेहतरीन काम कर रहा है और इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी से मान्यता दी जानी चाहिए। बता दें कि ये रिपोर्ट हाल ही में संसद में पेश की गई, जिसके बाद ये फैसला किया गया। इस फैसले से ये साफ होता नजर आ रहा है कि बीजेपी अब अपने ही बयान से पलटती दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी के ही तमाम नेताओं ने सोनम के एनजीओ पर सवाल उठाए थे, उन पर फंडिंग के आरोप लगाए गए थे। साथ ही आरोप ये भी लगाया गया कि सोनम का पाकिस्तान से लिंक है। सोनम वांगचुक को पाकिस्तान की तरफ से एनजीओ के लिए पैसे दिए जाते हैं, लेकिन अब बीजेपी नेताओं के सुर बदलने लगे हैं। सोनम वांगचुक को जेल गए 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन जांच एजेंसियों के पास वांगचुक के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है जिसे वो कोर्ट में पेश कर सके। ऐसे में उनको लोगों का भी समर्थन मिल रहा है, जिससे बीजेपी घबराई हुई है और यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से एनजीओ की तारीफ की जा रही है। यानी अब बीजेपी का दांव उस पर ही उल्टा पड़ गया है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने रतलाम में आयोजित एक बैठक में जो बयान दिया, उससे सियासत गर्मा गई है। विजय शाह ने कहा कि जो लाडली बहनें सीएम का सम्मान नहीं करेंगी, उनकी जांच कराई जाएगी। दरअसल मंत्री विजय शाह ने बैठक में महिला बाल विकास अधिकारी से आंकड़ा पूछा, जिसमें 2.5 लाख लाडली बहनों का आंकड़ा सामने आया, जिसके बाद उन्होंने सवाल किया कि मुख्यमंत्री का सम्मान करने के लिए कम से कम 50,000 लाडली बहनें तो आ ही जाएंगी। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा कि सरकार गरीब बहनों के जीवन में खुशहाली ला रही है, उनको 2 साल में एक बार तो थैंक्स बोलना ही चाहिए। हम लाडली बहनों को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते। सम्मानजनक रूप से सरकार के मुखिया का सम्मान तो बनता है,
भोजन हम करा देंगे, जो नहीं आएंगी फिर देखते हैं। जिनके 250 बढ़ रहे हैं उनकी जांच करेंगे, देखेंगे कि किसी के आधार में वो लिंक नहीं है, जांच थोड़ी पेंडिंग कर देंगे। मतलब जांच पेंडिंग हो ही जाएगी, फिर सब आएंगी। विजय शाह के बयान ने अब बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्ष ने इस बयान को विवादास्पद बताते हुए महिलाओं का अपमान करार दिया और बीजेपी नेता की बर्खास्तगी की मांग कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी नेता के इस बयान पर पार्टी को घेरते हुए कहा कि जिन लाडली बहनों का भाजपा को सम्मान करना चाहिए था, वहां उन्हें भाजपा के लाडले मंत्री अपमानित कर रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि विजय शाह ने कोई विवादित बयान दिया हो। आपको याद होगा कि इससे पहले भी उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर टिप्पणी की थी, जिससे पूरे देश में उनकी जमकर किरकिरी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा था, जिसके बाद मंत्री पिछले कई महीनों से चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन अब जब मंत्री ने एक बार फिर मुंह खोला तो ऐसा बयान दे डाला जिसने राज्य से लेकर केंद्र तक की बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं अब इस बयान के सामने आने के बाद विजय शाह की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या महिलाओं के इस अपमान पर बीजेपी कोई एक्शन लेती है। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो, ओ देश मेरे। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर रविवार को भयानक आतंकवादी हमला किया गया, जिसमें अंधाधुंध गोलीबारी कर आतंकवादियों ने 16 लोगों की जान ले ली। दरअसल बॉन्डी बीच पर एक यहूदी हॉलिडे इवेंट चल रहा था, जिसमें 2 आतंकवादियों ने लोगों पर अचानक से हमला कर दिया। तभी अहमद अल अहमद नाम के एक शख्स, जो कि बिना किसी हथियार के वहां पहुंचा और अपनी जान जोखिम में डालकर एक बंदूकधारी से बड़ी ही बहादुरी से बंदूक छीनकर उसे निहत्था कर दिया और उसी पर बंदूक तान दी, जिससे वो वहां से भागने पर मजबूर हो गया। इस दौरान अहमद अल अहमद को दूसरे आतंकवादी ने कंधे और पैर में गोली भी मार डाली, लेकिन फिर भी अहमद अल अहमद की हिम्मत किसी हीरो की तरह बरकरार रही। इस आदमी को हीरो माना जा रहा है, जिसकी बहादुरी से कई लोगों की जान बच गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वो शख्स 43 साल का अहमद अल अहमद है, जो सिडनी का रहने वाला है और सदरलैंड में फलों की दुकान चलाता है। वो 2 बच्चों का पिता भी है और इस घटना के दौरान उसे 2 गोली लगी है। वो फिलहाल हॉस्पिटल में है और उसका इलाज चल रहा है। खबर है कि अहमद अल अहमद को बंदूकों का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन वो बस वहां से गुजर रहा था और उसने बीच में आकर अपनी बहादुरी दिखाई और लोगों की जान बचा डाली। 15 सेकंड के एक वीडियो में अहमद अल अहमद खड़ी कारों के पीछे छिपा हुआ नजर आया और फिर अचानक से वो पीछे से बंदूकधारी की ओर दौड़ा और उसकी गर्दन पकड़ ली और राइफल छीन ली। तभी बंदूकधारी जमीन पर गिर पड़ता है और अहमद अल अहमद वो बंदूक उसी पर तान देता है। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि आदमी घायल था, लेकिन उसकी हिम्मत ने दूसरों को भागने का समय दिया। दूसरा शूटर उसी वीडियो में पास के एक ऊंचे पुल पर नजर आया, जो पुलिस के साथ गोलीबारी करते हुए ऊपर नीचे झुकता है, फिर बाद में कारों के पीछे छिपते हुए दिखाई दिया। वो घबराकर अपने बिना हथियार वाले साथी को पुल पर वापस आने का इशारा करता है। अहमद और एक और आदमी अभी भी शॉटगन के साथ पेड़ के पास झुके हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि उसके साथी को गोली लगी है। कुछ देर बाद पुल के पीछे से एक ऑफिसर आता है और गनमैन को गोली मारकर मार डालता है। तो वहीं दूसरे आदमी को चोटें आई है, इसलिए उसे कस्टडी में लिया गया है। सोशल मीडिया पर अहमद अल अहमद की बहादुरी और सूझबूझ की जमकर प्रशंसा हो रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने भी उसे हीरो बताया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने भी अहमद अल अहमद को हीरो करार दिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये ऑस्ट्रेलियाई हीरो है और उनकी बहादुरी ने ही जान बचाई है। प्रधानमंत्री एंथनी ने जानकारी दी कि हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की तत्काल बैठक बुलाई जाए। बैठक में उन्होंने कहा कि बॉन्डी में समुद्र तट पर हनुक्का उत्सव के दौरान एक भयावह आतंकवादी घटना घटी है। यह हनुक्का के पहले दिन यहूदी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों पर लक्षित हमला है। ये एक घिनौना कृत्य है, यहूदी विरोधी भावना है, आतंकवाद है, जिसने हमारे राष्ट्र के दिल पर हमला किया है। उन्होंने आगे कहा कि ये यहूदी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों पर हमला है। हमारे राष्ट्र में इस नफरत, हिंसा और आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि हम इसे जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पुलिस ने बताया कि बॉन्डी बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर की गई गोलीबारी में मारे गए हैं। एक बच्चे सहित 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि दोनों हमलावरों की पहचान हो गई है। एक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा अस्पताल में गंभीर हालत में है।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि उन्होंने पास ही एक गाड़ी में अंदर से मिले विस्फोटक डिवाइस को भी जब्त कर लिया है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ यह हमला पिछले कई सालों में हुआ सबसे घातक हमला था। इसे आतंकवादी घटना घोषित किया जा चुका है।